फाइनली दोस्तों, हरियाणा के छोरे एलविश यादव ने 25 लाख के साथ बिग बॉस सीजन 2 की ट्रॉफी जीत ली है और उसी के साथ फुकरा इंसान अभिषेक रहे शो फर्स्ट रनर अप। और दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं आप शुरू से लेकर कौन से कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे थे। हेलो, जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। 120 करोड़ ये वो पैसा है जो बिग बॉस ने पिछले साल कमाया था और इस साल ये बढ़कर होने वाला है 200 करोड़। पर भैया, ये पैसा आता कहां से है और क्या है बिग बॉस का बिजनेस मॉडल जो आज तक किसी को समझ में ही नहीं आया। पिछले 11 साल से एक चीज़ है जो आपको हर एक बिग बॉस के सीजन के अंदर देखने को मिलेगी और वो चीज़ है ये सलमान भाई, जो कि पिछले 11 साल से इस टीवी शो को होस्ट कर रहे हैं। पर इस सब के अलावा भी आज तक इस शो का एक भी ऐसा सीजन नहीं गया है जिसके अंदर किसी न किसी तरीके की कंट्रोवर्सी ना हुई हो। स्वामी उनका वानी जी के ऊपर ऑन स्क्रीन टॉयलेट कर देना या फिर पुनीत सुपरस्टार को 24 घंटे के अंदर अंदर ही शो से बाहर निकाल देना, आपको ये सारी चीज़ देखने को मिलेगी। पर सवाल एक, क्यों ये सब कुछ आखिर क्यों किया जाता है और ये शो जैसी कौन सी साइकोलॉजिकल ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन शो का एक भी एपिसोड मिस नहीं करना चाहते। तो इस शो से कमाए जाने वाले पैसों से लेकर इन शो से होने वाली साइकोलॉजिकल बीमारियों तक आज इस वीडियो में सबको जानेंगे। 3 नवंबर 2006 सोनी टीवी के ऊपर एक नया शो लॉन्च होता है जिसको अरशद वारसी होस्ट करते हैं। पर आज अगर आप इसी शो को देखोगे तो आपको ये शो में कुछ ऐसी चीज देखने को मिलेगी। अरे आग लगा दे पुलिस सुपरस्टार ने आग लगा दे। ये बंद कर, सॉफ्टली तू ही कर ले एक्टिंग। चुप। अरे तेरे कहने से छुपाऊंगा क्या मैं? नहीं। बेवकूफ का बच्चा सामने खड़ा हूं, नहीं छुपाऊंगा, उखाड़ ले। भाई ऐसा रूल होता ना तो उखाड़ भी लेता मैं। तो सुनो जरा, बिग बॉस अपने आप में एक प्रोडक्ट है जिसको देखने वाले लोगों की संख्या आज 127 मिलियन यानी कि 12 करोड़ 70 लाख लोगों से भी ज्यादा है। और जाहिर सी बात है, अगर आपको इतने सारे लोगों की आखिर स्क्रीन पर रॉक कर रखती है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और ये चीज करी जाती है इन 5 स्ट्रैटेजीज का उसे करके। तो पहली स्ट्रैटेजी है सोशल रिकॉल। बिग बॉस हमेशा अपने शो में उन लोगों को लेकर आता है जो कि पहले से नोनो, जिनको हम पहले से किसी तरीके से जानते हो, जैसे कि सीजन 5 में सनी लियोन, 2015 के सीजन 9 के अंदर नारा फतेही, उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला, राखी सावंत, पुनीत सुपरस्टार, अभिषेक मिलन, ये सारे लोग जो पहले से पॉपुलर हैं, इन लोगों को बिग बॉस में आगे कंटेस्टेंट्स लाया जाता है। अब देखो, ऐसा करने की ये 2 फायदे होते हैं। इसको पुनीत सुपरस्टार के एग्जाम्पल से समझते हैं। जब पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस में लाया गया तो सबसे पहले तो उनकी जो हार्डकोर ऑडियंस है वो सारी की सारी बिग बस को देखने के लिए गई। क्योंकि वो लोग पुनीत को बहुत ही ज्यादा टाइम से फॉलो कर रहे थे। उसके बाद बिग बॉस की दूसरी ऑडियंस भी आई है जिसको कहते हैं उसे पर्टिकुलर बंदे की वार्म ऑडियंस, यानी कि वो लोग जो कि पुनीत सुपरस्टार का नाम तो जानते हैं लेकिन उसका कंटेंट रेगुलरली कंज्यूम नहीं करते। तो उसको इस शो पर लाने से सबसे पहले तो वो लोग आए जो रेगुलरली उसका कंटेंट कंज्यूम करते हैं, और वो लोग भी ये गए जिन्होंने उसका नाम तो सुना है लेकिन वो उसका कंटेंट कंज्यूम नहीं करते, जिसकी वजह से ये जो शो होता है इसके पास जो ऑडियंस है वो बढ़नी चली जाती है। और ये सब कुछ आता है सोशल रिकॉल की वजह से कि जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको लोग पहले से जानते हैं, तो उनकी जो ऑडियंस है अब वो बिग बॉस को भी देखना शुरू कर देती है। क्योंकि उनको वो इंसान पसंद है। अब आते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी पर, जो कि एक कन्फ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट। ये लोग जानकर शो का माहौल इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग बनाकर रखते हैं, किसी की किसी से भी लड़ाई हो जाएगी, कोई किसी को पसंद करता है या नहीं या आपको समझ में ही नहीं आएगा, और कन्फ्यूजन क्रिएट क्यूरोसिटी। जब तक आप कन्फ्यूज रहोगी तब तक आपको क्यूरोसिटी होगी कि आखिर आगे होने क्या वाला है, और तब तक आप इस शो को देखते रहोगे। यही कारण है कि अगर आप कोई भी वेब सीरीज उठाकर देख लो तो उसके हर एक एपिसोड की एंडिंग एकदम कन्फ्यूजन स्टेट में करी जाती है, ताकि आप हमेशा कन्फ्यूज हो के आगे आखिर होने क्या वाला है और इसी क्यूरोसिटी में अब दूसरा एपिसोड देखने पर मजबूर हो जो फिर आई है। ये तीसरी स्ट्रीट्स जो कि है अनप्लेजेंट सिचुएशंस। ये जो बिग बॉस का घर है, इस घर के अंदर बेन सारे कंटेस्टेंट्स को टास्क दिए जाते हैं। अभी इसलिए किया जाता है क्योंकि टास्क के अंदर टीम को लगता है, और जब भी टीम का इन्वॉल्व होता है तो देवर इज एन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतलब कि एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कोई कुछ सोचे तो दूसरा बांदा कुछ और सोचता है, और जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमेशा वो माहौल इंटेंस हो जाता है। अब जैसे माहौल टेंस होता है तो आपकी दिमाग में और क्यूरोसिटी क्रिएट होती है कि आखिर आगे क्या होने वाला है, जिसके बाद आई है ये 4th स्ट्रैटेजी जिसको कहते हैं रिलेटेबिलिटी। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो बिग बॉस का आखिर कॉन्सेप्ट है क्या, एक घर होता है जिस घर के अंदर लोगों को बंद कर दिया जाता है, उनको टास्क करने होते हैं, एक दूसरे की तरफ लोगों की पसंद होती है, नापसंद होती है और भयंकर लड़ाई होती है। ये सारी चीज़ ना आपको अपने घर में भी देखने को मिल जाएगी। बिग बॉस में अगर आप ध्यान से देखो तो किसी भी छोटी मोटी बात पर लड़ाई हो जाएगी से इस तरीके से जैसे आपके घर में होती है, और ये जो चीज़ है ये आपके साथ जानबूझकर करी जाती है। क्यों? ताकि आपकी दिमाग में एक रिलेटिविटी का फैक्टर क्रिएट हो कि अरे हाँ यार, मेरे घर में भी तो ऐसी चीज़ होती है और मुझे भी नहीं पता होता क्या आगे क्या होने वाला है, तो हो सकता है इसमें भी कुछ बहुत ही भयंकर होगा। लेकिन ये सारी स्ट्रैटेजीज किसी भी काम नहीं आएगी
अगर ये 5वीं स्ट्रीट सही से इम्प्लीमेंट ना करी गई हो और इस स्ट्रीट्स का नाम है गिल्टी प्लेजर्स, तो बॉस बस का मतलब क्या है? एक घर है, उसमें बहुत सारे लोग हैं और इन लोगों के बीच में भयंकर लड़ाई हो रही है। तो अगर कॉन्सेप्चुअली एक व्यूअर की नज़र से देखा जाए तो एक वेवर किसी के घर के अंदर झांक रहा है कि भैया चल के रहा है, और ये चीज़ करना ज़्यादातर इंडियन का गिल्टी प्लेजर है। मतलब कि हमें बड़ा तो बहुत लगता है, खराब तो बहुत लगता है, गैर नहीं यार किसी और के घर में ऐसे झांकना सही नहीं है, लेकिन मज़े भी बहुत आते हैं। अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा तो कल मिड ईस्ट औरतें के ग्रुप में जाकर उनकी बातें सुनो। इस घर में ये हो गया, इस घर में ये हो रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है, फालना हो गया, ढिकाना हो गया हो, यही सब देखने को मिलेगा।